हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन बायोलॉजी। आज हम करेंगे क्लास 12th का चैप्टर 1 रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। तो ये यूनिट 6 शुरू होती है, क्योंकि मैंने पहले भी बताया था यूनिट 5 तक जो है क्लास 11th में ख़त्म हो जाती है। तो अब ये उसका पार्ट 2 है, तो ये यूनिट 6 से स्टार्ट होएगा। तो रिप्रोडक्शन में है, और ये पूरा जो हमारा ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इसमें बताया हुआ है कि रिप्रोडक्शन एसेंशियल क्यों है। देखो, अगर रिप्रोडक्शन नहीं होती अब तक, तो एक जो ह्यूमन है या फिर कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो लिव करता और डाई हो जाता। इस तरह से जो पॉपुलेशन है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती। तो ह्यूमन जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता, या फिर कोई और स्पीसीज़ है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती। लेकिन एक्चुअली में रिप्रोडक्शन ने क्या करा है, एक हमें अलाइव रखा है। कैसे अलाइव रखा है कि जो ऑर्गेनिज्म है वो अपने यंग वंस प्रोड्यूस करता है, तो फिर वो नेक्स्ट प्रोजेनी प्रोड्यूस करता है। तो इस तरह से जनरेशन आफ्टर जनरेशन जो है चलती रहती है। तो ह्यूमन लाइफ को जो है, जो ह्यूमन को है, जो अदर ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी लाइफ को लिविंग फॉर्म में रखा है, वो क्या है, वो रिप्रोडक्शन है। इस पैराग्राफ में यही इंपॉर्टेंट है। तो यही इस पूरे पैराग्राफ में बताया हुआ, और किस तरह से कि ह्यूमन जो होते हैं या फिर फ्लावरिंग प्लांट होते हैं वो कैसे रिप्रोडक्शन करते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट है हमारे पास ये आप देखोगे कि इसमें एनसीईआरटी में साइंटिस्ट की पिक्चर दी हुई है, नाम दिया हुआ है पंचम महेश्वरी। तो ये जो साइंटिस्ट थे, ये अपने इनका जीवन काल 1904 से लेकर 1966 रहा। और ये किस लिए फेमस थे, ये मेन चीज़ याद रखनी ज़रूरी है कि जो एनसीईआरटी की बुक आई थी 1964 में, उसका पहला एडिशन इनके द्वारा, ये जो है इन्होंने इनकी हेल्प से पब्लिश हुआ था। तो ये इसलिए याद रखा जाता है इनका। इन्होंने एम्ब्रियोलॉजी और टिश्यू कल्चर में काम किया था, ठीक है। और भी इनके बहुत सारे काम है, लेकिन बेसिकली इन्हें इसलिए इंपॉर्टेंस दी जाती है, ठीक है। आर्टिफिशियल कल्चर ऑफ इमेच्योर एम्ब्रियो, तो इन्होंने फर्टिलाइजेशन, इंट्रा ओवेरियन पोलिनेशन, इन सब में जो है वो काम किया था। पंचम महेश्वरी, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है साइंटिस्ट, लेकिन फिर भी इन्हें इसलिए पढ़ा जाता है क्योंकि इन्होंने एनसीईआरटी की बुक लिखने में अपना कंट्रीब्यूशन दिया था। अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर। तो चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, एज सच आई हैव टोल्ड यू अर्लियर। अब देखो, एनसीईआरटी के जो पैरास हैं उनमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उनको मैं कोट करते हुए चलूँगी, और जो बाकी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं है उनको हम लेट गो करने लगेंगे। तो पहला है लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन क्या होता है एक्चुअली में, दिस इज़ द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू द नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। तो बर्थ से लेकर के उसकी नेचुरल डेथ तक का जितना भी लाइफ टाइम रहता है उसको लाइफ स्पैन कहते हैं। जैसे कि एक ह्यूमन का लाइफ स्पैन जो है वो 100 ईयर्स माना जाता है, ठीक है। अब तो खैर 60 ईयर्स या 70 ईयर्स ही रह गया है, लेकिन 100 ईयर्स जो है इसको माना जाता है कि मतलब नेचुरल डेथ अगर होगी तो फिर वो 100 ईयर्स में होगी, ऐसा माना जाता है एवरेज। और जो ये लाइफ स्पैन है, ये ऐसा नहीं है कि अगर कोई स्मॉलर ऑर्गेनिज्म है तो उसका लाइफ स्पैन छोटा होगा, कोई लार्जर ऑर्गेनिज्म है तो उसका लाइफ स्पैन बड़ा होगा। तो ये इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि उसकी साइज क्या है या उस ऑर्गेनिज्म की शेप क्या है, इस पर ये डिपेंड नहीं करता है। ये डिपेंड किस पे करता है, ये डिपेंड करता है उस ऑर्गेनिज्म के अंदर जो मेटाबॉलिक रिएक्शन हो रही है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये साइज और देखो, जो इसमें आगे अगले पेज पर भी दिया हुआ है वो भी हम डिस्कस करेंगे। एक्चुअली में इसमें वो दिया नहीं गया, लेकिन फिर भी हम डिस्कस कर लेंगे। क्रो जो है वो उसकी जो लाइफ स्पैन है वो अबाउट 15 ईयर्स है, ठीक है। और पैरट जो है उसका जो लाइफ स्पैन है वो अबाउट 140 ईयर्स है। तो देखो, इसका 15 ईयर, क्रो और पैरट जो है दोनों ही बर्ड है और दोनों ही क्या है, सेम साइज के होते हैं ऑलमोस्ट। लेकिन देखो, क्रो जो है 15 ईयर्स इसकी लाइफ स्पैन है और पैरट की 140 ईयर्स है। तो देखो, साइज तो दोनों का सेम है ऑलमोस्ट, लेकिन इनका लाइफ स्पेन जो है देखो कितना डिफरेंस है इसके अंदर। ऐसे ही बहुत सारी पिक्चर दी हुई हैं इसके नेक्स्ट पेज पर, वो इसमें नहीं आ पाई हैं पिक्चर, लेकिन एक बार मैं बता देती हूँ। इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है ये, लेकिन फिर भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। आप लोग बुक खोल लेना। जो एलिफेंट का लाइफ स्पेन होता है वो 60 से लेकर 95 ईयर्स तक होता है, ठीक है। ये हम इसका एवरेज बता रहे हैं। फिर डॉग का दिया हुआ है, जो स्मॉल डॉग होते हैं उनका 15 to 16 ईयर्स होता है, और जो लार्ज डॉग होते हैं, बड़े या मीडियम साइज के डॉग होते हैं, उनका 10 to 20 ईयर्स होता है। कुछ कुछ जो बहुत बड़े होते हैं उनका 6 to 7 ईयर्स ही रह जाता है। बटरफ्लाई का लाइफ स्पेन 1 to 2 वीक होता है, ठीक है। और क्रो का मैंने पहले ही बता दिया कि 15 ईयर्स होता है। बनियन ट्री जो है वो 5 to 7 ईयर्स होता है इसका। काव का 25 से 30 साल होता है, 25 से 3 ईयर्स, ठीक है। क्रोकोडाइल का 60 ईयर्स होता है, ये एनसीईआरटी में भी दिया है। हॉर्स का 25 से
30 ईयर्स होता है। लेकिन जो डोमेस्टिक हॉर्स होते हैं जिनकी बहुत अच्छे से केयर की जाती है, कभी कभी उनका लाइफ स्पेन 50 to 16 ईयर्स तक भी चला जाता है। फ्रूट फ्लाई आपको पता है 30 डेज का होता है। राइस प्लांट सीजनल होता है, 1 सीजन में होते हैं सिर्फ। और टोटोइस का इसमें दिया हुआ है 100 to 150 ईयर्स होता है, और बनियान ट्री का 100 to 200 ईयर्स के ऑलमोस्ट लगभग होता है। तो ये अगले पेज में जो पिक्चर्स दी हुई हैं उसमें दी हुई हैं, इसमें पिक्चर्स आई नहीं है तो इसको मैंने आपको ऐसे ही बता दिया है। यही बस सारा इंपॉर्टेंट है। और जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, ए वन सेल्ड जो ऑर्गेनिज्म है, इसको ऑलमोस्ट इसमें एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि इमोर्टल है। इमोर्टल है क्या, ये मरते नहीं है, ऐसा है क्या है? नहीं, एक्चुअली में इनकी नेचुरल डेथ नहीं होती। अब नेचुरल डेथ कैसे नहीं होती इनकी? क्योंकि जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है वो क्या होता है, वो बाइनरी फ्यूजन के थ्रू क्या है, डिवाइड हो जाता है टू में। और जब ये टू में डिवाइड हो जाता है तो दो ऑर्गेनिज्म बना देता है। यानी कि पहला वाला ऑर्गेनिज्म मरा नहीं, उसी से कट होके जो है दो ऑर्गेनिज्म बन गए। तो इस तरह से तो ये इमॉर्टल हुआ। तो इसकी नेचुरल डेथ नहीं होती है, ये डिवाइड होकर टू में बन जाता है। ये ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक पार्ट भी है। अभी हम पढ़ेंगे कि रिप्रोडक्शन क्या होती है। तो इसमें यही बताया हुआ है इस पैराग्राफ में। देन हम नेक्स्ट पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन क्या होती है। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन क्या होती है देखते हैं हम। देखो, रिप्रोडक्शन में क्या है कि जो ऑर्गेनिज्म है वो अपने जैसे यंग वंस प्रोड्यूस कर रहा है, उसको बोलते हैं रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन ऑफ यंग वंस या बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू यंग वंस सिमिलर टू इटसेल्फ। ठीक है, अपने जैसे ऑर्गेनिजम्स बना रहा है उसको रिप्रोडक्शन बोलते हैं। अब देखो, अगर अपने जैसे ऑर्गेनिज्म बना दे देगा, इसका मतलब उसके अंदर कोई चेंज नहीं आएगा, बिल्कुल सेम टू सेम दिखेगा। अगर बिल्कुल सेम टू सेम दिख रहा है, यानी कि मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली अगर वो सिमिलर है, जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली अगर सिमिलर है, तो उसको बोलेंगे क्लोन। दैट मीन्स इट विल बी अ कार्बन कॉपी ऑफ देयर पेरेंट्स। कार्बन कॉपी है अपने पेरेंट्स की, तो उसको क्या बोलेंगे हम? क्लोन बोलेंगे। ठीक है, अब रिप्रोडक्शन जो है वो टू टाइप्स की होती है। रिप्रोडक्शन टू टाइप्स की होती है। एक होती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरी होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, एक ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखो, ए का मतलब होता है नोट, यानी कि इसमें सेक्सेस इन्वॉल्व नहीं होते। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सेक्सेस इन्वॉल्व नहीं होते। इसमें एक सिंगल पेरेंट होता है और सिंगल पेरेंट ही अपने ऑर्गेनिज्म को बर्थ देता है बाय डिफरेंट मीन्स। ठीक है, बडिंग है या डिफरेंट कौन से फ्रेगमेंटेशन है वो हम अभी पढ़ेंगे वन बाय वन। मतलब इसमें सिर्फ एक पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ सिंगल पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है। उसके डिफरेंट पार्ट से जो है वो अपने प्रोजेनी को पैदा करता है, अपने प्रोजेनी को जो है वो प्रोड्यूस करता है। ठीक है, दूसरा मीन्स है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें क्या होते हैं, टू सेक्स ऑर्गेनिज्म होते हैं। जैसे कि मैंने ये एग्जांपल ले लिया है मेल और फीमेल का, ह्यूमन का ले लिया मैंने एग्जांपल। तो इसमें टू सेक्सेस होते हैं, एक फीमेल होती है, एक मेल होता है, और इनके गेमिट फॉर्मेशन होते हैं। जैसे कि इसने गेमिट फॉर्मेशन कर दिया एक्स और इसने गेमिट फॉर्मेशन कर दिया वाई, या फिर एक्स भी कर सकता है ये गेमिट फॉर्मेशन। ठीक है, वाई भी कर सकता है और एक्स भी कर सकता है, दो गेमिट्स फॉर्मेट करता है। ये भी एक्स और एक्स कर सकता है। ठीक है, जब इनकी प्रोजेनी बनेगी या तो वो एक्स बनेगी या तो वो एक्स वाई बनेगी। ठीक है, एक्स वाई बनेगी। तो देखो, ये जो होंगे अपने दोनों पेरेंट्स से सिमिलर होंगे, यानी कि एक पेरेंट की कार्बन कॉपी नहीं होगी। तो इनमें जेनेटिकली जो है ये डिफरेंट होते हैं। ठीक है, एक पेरेंट जैसे नहीं होते, दो पेरेंट्स जैसे होते हैं, क्योंकि इनके जेनेटिक मटेरियल जो है दो पेरेंट्स से आते हैं। तो ये कार्बन कॉपी अपने पेरेंट्स की नहीं होते। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, जिसमें सेक्सेस इन्वॉल्व होते हैं, अपोजिट सेक्स, एक मेल होगा तो एक फीमेल होगा। ठीक है, तो ये था रिप्रोडक्शन के बारे में। आगे हम पढ़ते हैं द पार्ट्स ऑफ द ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक्चुअली में है क्या। ठीक है, तो देखो, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मैंने बता दिया जिसमें सिंगल सेक्स इन्वॉल्व हो, यानी कि एक ही और पेरेंट जो है वो अपने जैसे ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करता है। और ये मैंने पहले बता दिया था क्लोन के बारे में कि जो मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली सिमिलर इंडिविजुअल होंगे वो कार्बन कॉपी होंगे अपने पेरेंट्स की, और वो क्या होंगे, क्लोन उन्हें कहेंगे। ठीक है, अब देखो इसमें डिफरेंट टाइप बता रखे हैं। ये जो आप देख रहे हो ना पिक्चर, ये पिक्चर है यीस्ट की। तो जो पहला मेथड है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में उसको बोलेंगे बडिंग। क्या बोलेंगे उसको? बडिंग। तो ये आप हेडिंग डाल लेना जहाँ पर भी आप नोट्स लिख रहे हो या कहीं पर भी, या फिर आप जो एनसीईआरटी बुक लेते हो ना उसके साइड में भी नोट्स के लिए जगह दी हुई होती है, तो वहाँ पर लिख दो। तो वैसे इसमें दिया हुआ है, लेकिन अगर आप नोट्स की फॉर्म में बनाओगे तो ऐसे हेडिंग डाल के बनाओगे तो जल्दी याद हो जाएगा। बडिंग है। ठीक है, बडिंग में क्या होता है, बड फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे आप देख रहे हो एग लाइक स्ट्रक्चर जैसा दिख रहा है, फिर इसके ऊपर बड, फिर इसके ऊपर
और बर्ड, इसके ऊपर और बर्ड, इसके ऊपर और बर्ड, इसके ऊपर और बर्ड, तो ये बर्ड बाय बर्ड निकलती रहती हैं और फिर जब ये किसी भी वजह से कट हो जाती हैं यहाँ से तो ये कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बना देती है। एग्जाम्पल है इसका यीस्ट, इसके अलावा भी इसके एग्जाम्पल है हाइड्रा। अभी वो नेक्स्ट पेज में दिखाएंगे कि हाइड्रा कैसा दिखता है। उसमें भी बर्डिंग होती है, बर्ड आती है फिर वो वाटर करंट के थ्रू कट हो जाती है और न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो जाता है। तो पहला मेथड क्या हो गया, बर्डिंग। एग्जाम्पल हो गया यीस्ट और हाइड्रा, ठीक है। अब दूसरा एग्जाम्पल इसमें ही दिया हुआ है, ये अमीबा का दिया हुआ है। तो दूसरा एग्जाम्पल हो गया बाइनरी फिजन, लिख लेना बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन का मतलब होगा दो, बाइनरी फिजन का मतलब होता है दो में टूट जाना, बाई मतलब टू। तो इसमें क्या होता है, देखो ये पिक्चर से दिखाया हुआ है, ये अमीबा दिया हुआ है, इसमें क्या होता है न्यूक्लियर जो है वो टू में डिवाइड हो गया इसका न्यूक्लियस, फिर उसके बाद क्या है साइटोप्लाज्मिक जो है डिस्ट्रीब्यूशन हुआ टू में, ठीक है, ऑर्गेनेल टू में डिवाइड हुए और बीच में फिजर के थ्रू ये दो ऑर्गेनिज्म बन गए, ठीक है। तो ये अमीबा में, और इसका एक और एग्जाम्पल लिख लेना बाइनरी फिजन का पैरामीशियम, पैरामीशियम में भी होता है ये, आगे जब हम करेंगे तो ये एग्जाम्पल आएंगे, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन इस तरह से तो नहीं आएंगे कि इस चैप्टर में से आगे सिर्फ पूरी बायोलॉजी में से आएंगे, तो जहाँ पर भी एग्जाम्पल आते हैं वो मैं बताती रहूँगी साथ साथ। तो पैरामीशियम भी हो गया इसका एग्जाम्पल, बाइनरी फिजन। अब देखो ये जो अमीबा होता है इसका जो मोस्ट सुटेबल वे होता है रिप्रोडक्शन करने का वो बाइनरी फिजन होता है, जिसमें ये क्या है इस तरह से टूट के दो में डिवाइड हो जाता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है अनफेवरेबल कंडीशन आ जाती है इसके लिए, तो ये क्या होता है ये अपने आप को सर्कल में लिपेट लेता है, लेयर्स आ जाती हैं, इसको बोलते हैं सिस्ट। क्या बोलते हैं इसको, सिस्ट। यानी कि ये क्या कर लेता है एनसिस्टेशन कर लेता है, क्या कर लेता है एनसिस्टेशन, ठीक है। अब ये एनसिस्टेशन कर लेगा, अब ये अनफेवरेबल कंडीशन में इस तरह से बन गया जब से फूड नहीं मिल रहा है अपने आसपास। अब जब मान लो इसके लिए फेवरेबल कंडीशन हो गई, फेवरेबल कंडीशन हो गई तो ये क्या है ना छोटे छोटे स्पोर प्रोड्यूस कर लेगा, उसको बोलते हैं स्पोरुलेशन, और इस टाइप का नाम भी स्पोरुलेशन होता है। ये वैसे ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, ये सिर्फ उन कंडीशंस में स्पोरुलेशन करता है जिस कंडीशन में उसको फूड प्रोवाइड नहीं होता है एंसिस्ट बनकर, लेकिन ये पता होना चाहिए, कभी कभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो ये स्पोर फॉर्मुलेशन करेगा और स्पोर्स बना देगा और डिफरेंट अमीबा बन जाएंगे। तो ये उसी कंडीशन में करता है, टिपिकल कंडीशन में करता है जब हमें फूड प्रोवाइड नहीं का होता अमीबा को, तो इस कंडीशन में जाता है। तो पहला हमारा मेथड हो गया बर्डिंग का, ठीक है, यीस्ट एग्जाम्पल है, हाइड्रा एग्जाम्पल है, दूसरा एग्जाम्पल हो गया हमारा बाइनरी फिजन, इसमें अमीबा एग्जाम्पल है और पैरामीशियम एग्जाम्पल है। अमीबा में मैंने बता दिया एंसिस्टेशन भी करता है ये, ठीक है, स्पोर फॉर्मुलेशन भी करता है जब इसको फूड प्रोवाइड नहीं होता उस कंडीशन में, ठीक है। यहाँ पर दोनों ही चीज़ बताई हुई है, सेल डिवीजन किस तरह से होता है ये बताया गया, ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। अब देखो ये यहाँ पर आप देख रहे हो ये पाउच में से जो है ये छोटे छोटे स्पोर्स निकल रहे हैं, ठीक है। तो ये जू स्पोर्स हैं, जू स्पोर्स किसे कहते हैं, जो मोटाइल स्पोर्स होते हैं उनको जू स्पोर्स बोलते हैं। तो ये जो जू स्पोर्स हैं क्लाइमेडोमोनास हैं, ठीक है। तो आपने पढ़ा होगा कि वोल्वोक्स की कॉलोनी में रहते हैं, वोल्वोक्स कॉलोनी में रहता है, ये सिंगल ऑर्गेनिज्म रहते हैं क्लाइमेडोमोनास। तो ये जू स्पोर्स हैं, तो आप ऐसे भी नंबर 3 आप डाल लो जू स्पोर की तरह। जू स्पोर्स क्या होते हैं, मोटाइल स्पोर होते हैं, ठीक है, उनके थ्रू भी जो है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, ठीक है। जैसे स्पोरुलेशन मैंने बताया आपको अमीबा करता है अनफेवरेबल कंडीशन में, वो ही ये जो है ये नॉर्मल मेथड होता है इसका स्पोरुलेशन, ठीक है। तो जू स्पोर प्रोडक्शन किस में होगा, क्लाइमेडोमोनास में होगा। ये है कोनिडिया, ठीक है। अब ये कोनिडिया जो है ये पेनिसिलियम में होते हैं। पेनिसिलियम आप पढ़ चुके होंगे, बहुत बार आपने नाम सुना होगा कि फेमस एंटीबायोटिक है ये पेनिसिलियम, इसी से जो है फेमस एंटीबायोटिक बनाई जाती है, फंजाई है ये। तो ये कोनिडिया फॉर्मेशन करते हैं और देखो ये एक्जोस्पोर होते हैं। अब ये एक्जोस्पोर क्या होते हैं, एक्जोस्पोर वो होते हैं जो बाहर की तरफ लगते हैं, कुछ जो स्पोर होते हैं वो इस तरह से अंदर की तरफ प्रोड्यूस होते हैं ऐसे, लेकिन ये क्या है बाहर की तरफ बन रहे हैं, तो इनको बोलते हैं एक्जोस्पोर। तो कोनिडिया फॉर्मेशन के थ्रू भी क्या है रिप्रोडक्शन होती है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, ठीक है। तो ये आप लिख लेंगे कोनिडिया फॉर्मेशन के थ्रू, एग्जाम्पल लिख लेंगे पेनिसिलियम, ठीक है। और ये क्लाइमेडोमोनास स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू। अब देखो मैंने एक एग्जाम्पल आपको बताया था हाइड्रा का, मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था हाइड्रा का, ठीक है। तो ये हाइड्रा है, ठीक है, ये हाइड्रा है, ठीक है। और ये जो है गेम्यूल्स है स्पंजिस में। अभी स्पंजिस जो है हम पढ़ेंगे एनिमल किंगडम में पढ़ेंगे स्पंजिस, ठीक है, तो तब अच्छे से बताऊंगी। लेकिन ये ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गेम्यूल्स फॉर्मेशन कर लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह से होता है। और देखो जो एंसिस्टेशन का मैंने फॉर्म बताया था आपको, ये यहाँ दिया हुआ है ये अमीबा के बारे में। तो ये सारा एनसीईआरटी ही कोट कर रही हूँ मैं, लेकिन सिर्फ जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट चीज़ें जो भी मैं बोल रही हूँ वो सब एनसीईआरटी में लाइन वाइज लाइन की गई हैं, कोट
कोट की गई हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल बताया था मैंने, अमीबा और पैरामीशियम, ये भी इसमें गिवन है। तो मोस्टली जो भी कोटेड लाइंस हैं इस एनसीईआरटी में वो मैं आप लोगों को बताऊंगी। इस लेक्चर को सुनने के बाद आपको एनसीईआरटी रीड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ होगी एनसीईआरटी में दैट आई विल टेल यू। तो आगे बढ़ते हैं, आगे इसमें करते हैं कि आगे किस तरह से ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होती है, ये हम करेंगे। तो अब आगे देखिए, इसमें स्पोरुलेशन मैंने बता दिया था। अब ये देखिए आप, ये पोटैटो आपको दिख रहा होगा। पोटैटो जो होता है आपको भी पता होगा, ये स्टेम होता है, ठीक है। और ये जो आइस होती हैं इनके थ्रू ये ग्रो होता है, ये जर्मिनेटिंग आई बर्ड्स हैं। आप अपने किचन में जाके देखिएगा, कई बार आप लोग देखते हो कि बरसात के मौसम में या फिर अभी सर्दियों के मौसम में जो पुराने आलू होते हैं वो इस तरह से जर्मिनेट होने शुरू हो जाते हैं। तो ये जो जर्मिनेट जहाँ से स्टार्ट होता है ना, वो उनकी आइस होती है। उसके थ्रू अगर इसको कट करके उस पोर्शन को अगर हम ग्रो करने के लिए दे देंगे तो फिर वो ग्रो हो जाएगा। तो ये जो है जर्मिनेटिंग आई बर्ड्स के थ्रू भी क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। और जब फ्लावर को छोड़ के, प्लांट्स में जब फ्लावर क्या है, सेक्सुअल ऑर्गन होता है, इसको छोड़ के अगर किसी भी ऑर्गन से जो रिप्रोडक्शन हो रही है, उस रिप्रोडक्शन को हम बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। क्या बोलते हैं हम? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ये लिख लेना, इम्पोर्टेंट है। अगर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, अगर फ्लावर को छोड़कर किसी भी पार्ट से, प्लांट पार्ट की बात कर रही हूँ मैं, प्लांट पार्ट से अगर रिप्रोडक्शन हो रही है तो दैट रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड एज द वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो ये जो है एग्जांपल मैंने दिया है जर्मिनेटिंग आई बर्ड्स का, ये भी एक एग्जांपल है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का, ठीक है। प्लांट के केस में हम ये सिर्फ देखेंगे। अब ये देखो, आपको ये दिख रहा होगा, ये है जिंजर और इसको बोलते हैं हम राइजोम। और ये भी रूट की मॉडिफिकेशन है। जब हमने 11th क्लास पढ़ी है तो उसमें हमने पढ़ा था कि मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, रूट्स एंड लीव्स। तो ये मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम है, राइजोम में हो जाती है। और देखो ये जो लाइन दिख रही है ना, देखो स्टेम की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वही होती है कि इसमें नोड्स और इंटरनोड्स प्रेजेंट होते हैं, नोड्स और इंटरनोड्स प्रेजेंट होते हैं। तो देखो ये जो लाइन्स दिख रही हैं, दीज आर नोड्स, इसमें क्लियरली दिखाया हुआ है, मेंशन भी किया हुआ है कि ये नोड्स हैं। और ये बर्ड्स निकल रही हैं, बर्ड्स मतलब डिफरेंट। और ये जो देखो इसमें से एडवेंटिशियस रूट निकल रही है। तो जब हम इसको मिट्टी में लगाते हैं तो ये पूरे प्लांट में ग्रो हो जाती हैं, ठीक है, क्योंकि इसके जो नोड्स होते हैं उसमें से बर्ड्स फॉर्म हो जाती हैं और एडवेंटेशियस रूट निकल जाती हैं, और इस तरह से कंप्लीट। इसके अलावा, जिंजर के अलावा भी बनाना भी एक एग्जांपल है। और आप लोगों को पता है टर्मेरिक भी इसी वे से लगाई जाती है, टर्मेरिक जो है, ठीक है। बनाना में भी राइजोम फॉर्मेशन होता है। तो इस पार्ट से जो है ग्रोथ होती है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होती है। अब यहाँ पे दिया हुआ है, आगे में बुलबिल दिखाती हूँ मैं भी आपको। ये बुलबिल का ये दिखाया हुआ है यहाँ पर, यू आर एबल टू सी कि आगे में बुलबिल होती है। और ये जो दिया हुआ है ये बाय लीफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होती है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जिसे हम बोलते हैं। ये जो होता है ब्रायोफाइलम होता है, ठीक है। पत्थर चट्टा भी इसको बोलते हैं हिंदी में। और कुछ जगह पे ना इसको ब्रायोफाइलम के बहुत सारी जो स्पीसीज होती हैं, बहुत सारे जीनस होते हैं, उसमें इस तरह से होता है कि लीफ नोचीज जैसे होते हैं। लीफ नोचीज होते हैं ना, यहाँ पे कंप्लीट प्लांट जो है, मदर ऑफ 1000 नाम से, कॉमन नाम से भी ये आता है एक प्लांट, उसमें भी ऐसे होता है। लीफ नोचीज से प्लांट्स निकल जाते हैं, और लीफ नोचेस से जो प्लांट निकलते हैं वो एक कंप्लीट प्लांट में ग्रो हो जाते हैं। तो ये क्या है, फ्लावर से ग्रो नहीं हुआ है, ये क्या हुआ है, फ्लावर के प्लांट के दूसरे पार्ट से ग्रो हुआ है, दैट इज लीफ। तो लीफ के थ्रू जो रिप्रोडक्शन होती है दैट इज कॉल्ड एज द लीफ रिप्रोडक्शन, ठीक है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बाय लीफ। और एग्जाम्पल है इसका ब्रायोफाइलम, ठीक है, जीनस ब्रायोफाइलम। अब नेक्स्ट है ये ऑफसेट ऑफ वाटर हाइसिंथ। अच्छा, इसकी एक बड़ी अच्छी सी स्टोरी भी है, वो सुनो। और ये एनसीईआरटी में भी लिखी हुई है और कई बार ना एग्जाम में भी आ जाती है। एग्जाम में कैसे आती है, किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, वो मैं बताऊंगी, पहले इसकी स्टोरी सुन लो। ये जो है बड़ा सुंदर से, देखो इसकी पत्तियां कितनी सुंदर हैं। तो इसकी पत्तियां बहुत सुंदर होती हैं, इसकी जो लीफ होती है, और इसके जो फ्लावर आता है ना वो भी बहुत सुंदर होता है। तो ये एक्चुअली में जो है ना, ये हमारे इंडिया का प्लांट नहीं है, ये हम बाहर से लेकर आए। इसे क्यों लेकर आए बाहर से? क्योंकि ये बड़ा सुंदर लगता था, इसकी लीफ इतनी सुंदर और सोई थी, इसका फ्लावर इतना सुंदर लगता था। तो हमने सोचा चलो अपने देश में भी ग्रो करेंगे इसको। लेकिन क्या हुआ, उल्टा हो गया। हमने इसे अपने देश में ग्रो किया और ये ना इसने पूरे, जहाँ हमने इसको ग्रो किया, पूरे पॉन्ड में ये फैल गया। और पूरे पॉन्ड में फैलकर जो वहाँ की फिश वगैरह थी वो सब डेड हो गई बिकॉज ऑफ द सफोकेशन। तो ये ना हम लाए तो थे अच्छे के लिए, लेकिन हो गया ख़राब,
ठीक है। तो ये वाटर हाइसिंथ जो है इसको इकोर्निया भी बोलते हैं, इसका जो नाम है साइंटिफिक नेम है वो इकोर्निया है। और ये याद कर लीजिएगा, एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है इसका साइंटिफिक नेम इकोर्निया, ठीक है। और इसको टेरर ऑफ बंगाल बोलते हैं क्योंकि इसको सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया था बंगाल में, और बंगाल में इसने क्या, जिस पॉन्ड में ग्रो हुआ सारी फिशेस वगैरह वहाँ से मर गई, और वहाँ पे बंगाल में फिशेस बहुत खाते हैं तो इसको टेरर ऑफ बंगाल बोला जाता है। तो इस तरह से क्वेश्चन बनता है कि वो कौन सा प्लांट है जिसे टेरर ऑफ बंगाल बोला जाता है, तो वो हो गया इकोर्निया, ठीक है, या वाटर हाइसिंथ। और ये ध्यान रखना है कि इसकी जो ग्रोथ होती है वो कैसे होती है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के थ्रू होती है, ऑफसेट होती है। ये जो लाइन दिख रही है ना आपको, ये ऑफसेट है, ठीक है, ये ऑफसेट ग्रो हो जाता है और फिर दूसरा प्लांट उससे ग्रो हो जाता है और बहुत जल्दी ग्रोथ होती है इसकी। तो एक कहानी याद रखनी है, एनसीईआरटी में भी ये दी हुई है। और वाटर हाइसिंथ इसका नाम याद रखना है, साथ साथ इसका जो नाम है साइंटिफिक नेम है इसका वो भी याद रखना है, इकोर्निया, ठीक है। अब जूस पोर के थ्रू मैंने बता दिया आपको, कोनिडिया बता दिया, बर्ड्स बता दिया, गेम्यूल्स बता दिया, वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स बता दिया मैंने आपको, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बता दिया, ये सारा इसके थ्रू होता है, ये सारा मैंने आपको बता दिया, इन पिक्चर्स में मैंने बता दिया था, तो ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जो छूट गया है। हम नेक्स्ट चलते हैं, अब हम चलते हैं फ्रेगमेंटेशन पे। तो देखो फ्रेगमेंटेशन से भी जो है वो ग्रोथ होती है। फ्रेगमेंटेशन से कैसे ग्रोथ होती है, कोई भी प्लांट पार्ट जो है फ्रेगमेंट, अब देखो सारे प्लांट्स में फ्रेगमेंटेशन नहीं होती है, ठीक है, ये मोस्टली होती है एल्गे में, ठीक है, एल्गे में देखने मिलती है मोस्ट ऑफ द टाइम। जैसे स्पायरोगायरा है तो वो क्या है, फ्रेगमेंट्स में टूट जाएगा, फ्रेगमेंट्स में टूट जाएगा और ये एक फ्रेगमेंट जो है कंप्लीट ऑर्गेनिज्म में क्या है डेवलप हो जाएगा, उसको बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। ये हाइड्रा में भी है। और देखो कुछ जगह पे ना आपने देखा होगा ये इसमें इसके ये हम प्लांट्स के बारे में बात कर रहे हैं इसलिए फ्रेगमेंटेशन में सिर्फ यहीं पे तक रखेंगे। हाइड्रा में भी ऐसे होता है कि हाइड्रा का एक फ्रेगमेंट जो है वो टूट गया, तो जैसे बडिंग तो हमने अलग कर ली थी, लेकिन जो हाइड्रा है अगर ये टूट गया मान लो, तो ये जो ऊपर वाला पोर्शन है ये कंप्लीट हाइड्रा बना देगा, नीचे वाला जो पोर्शन है कंप्लीट हाइड्रा बना देगा। तो इस तरह से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो फ्रेगमेंटेशन के थ्रू भी होती है। तो इकोर्निया मैंने बता दिया आपको, वाटर हाइसिंथ इसकी स्टोरी मैंने सुना दी आपको, अच्छी स्टोरी थी और ये एग्ज़ाम में भी आती है, ये याद रखनी है स्टोरी पूरी अच्छे से। तो यहाँ तक हो गया ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जाने से पहले एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा। हमने लाइफ स्पैन पढ़ा, और लाइफ स्पैन हमने पढ़ा कि जो ये लाइफ स्पैन होता है ये क्या होता है, बर्थ से लेकर डेथ तक का टाइम पीरियड होता है। हमने पढ़ा कि ये साइज और शेप से पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है, सेम शेप और सेम साइज वाले ऑर्गेनिज्म भी डिफरेंट लाइफ स्पैन के हो सकते हैं। फिर हमने पढ़ा कि रिप्रोडक्शन क्या होती है, फिर हमने पढ़ा रिप्रोडक्शन 2 टाइप्स की होती है, ए सेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फिर हमने पढ़ा कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के डिफरेंट मीन्स थे, जैसे कि बाइनरी फ्यूजन था, गेम्यूल फॉर्मेशन था, ठीक है। क्लाइडोफोरा में हमने देखा था कि मतलब जूस पोर जो है वो निकल रहे हैं, ठीक है। कोनिडिया फॉर्मेशन था पेनिसिलियम में। फिर हमने वेजिटेटिव प्रोपेगेशन देखी पोटाटो में, राइजोम में, अगेव जो था, ठीक है, बुलबिल बना हुआ था अगेव में, ब्रायोफाइलम में, और वाटर हाइसेंट ऑफसेट था, ये ध्यान रखना, ठीक है, ऑफ कर देता है तो ऑफसेट इस करके याद रख लेना, ठीक है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अब हम पढ़ेंगे, ये था ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। मेरी स्पीड थोड़ी सी तेज़ है लेकिन एनसीईआरटी हम थोड़ा जल्दी करेंगे क्योंकि एनसीईआरटी जो है उसका 90% और बोर्ड एग्ज़ाम में और नीट में तो ये मोस्टली 95% या 99% आती है एनसीईआरटी। बोर्ड एग्ज़ाम में तो 100% यही आती है एनसीईआरटी के बाहर कुछ भी नहीं आता बोर्ड एग्ज़ाम में तो 11th-12th के में, और नीट में भी 95-99% जो है एनसीईआरटी के आता है। बाकी एग्ज़ाम्स में 90% जो है एनसीईआरटी का आता है, 10% बाहर से आता है। तो एनसीईआरटी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है मैं आपको कोट करके बता रही हूँ, और जल्दी इसलिए चल रही हूँ क्योंकि हमें अपना टाइम नहीं वेस्ट करना है, जल्दी इसका एक बार रिवाइज करना है, फिर हम हर पॉइंट को डिटेल में पढ़ेंगे। और अगर आप लोगों को लगता है कि आपको कोई पॉइंट समझ में नहीं आया, डिटेल में पढ़ना है, तो वो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, वो कमेंट में मैं उस टॉपिक को मैं एक्सप्लेन करके बता दूंगी। तो अब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मैंने आपको बता दिया कि 2 सेक्स इन्वॉल्व होते हैं और अपोजिट सेक्स इन्वॉल्व होते हैं और प्रोजेनी बनाते हैं। प्रोजेनी जो है वो मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली अपने पेरेंट्स के सिमिलर नहीं होती क्योंकि वो दोनों पेरेंट्स से मिलकर बनी होती है, तो एक पेरेंट्स के सिमिलर नहीं होती। तो हम कैसे कहेंगे कि भाई सेक्सेस कैसे बनते हैं, या फिर सेक्स का टाइम कब होता है, या फिर किस तरह से ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो गैमेट फॉर्मेशन करते हैं, कब क्या टाइम होता है।
तो देखो जो बर्थ के बाद का जस्ट फेस होता है, ठीक है, उस फेस को हम बोलते हैं जुवेनाइल फेस और वेजिटेटिव फेस। जो एनिमल्स होते हैं उनमें बोलते हैं हम जुवेनाइल फेस, और जो प्लांट्स होते हैं उनमें हम बोलते हैं वेजिटेटिव फेस, ठीक है। वेजिटेटिव फेस या जुवेनाइल फेस, इसके बाद होता है रिप्रोडक्टिव फेस। उसके बाद क्या होता है? रिप्रोडक्टिव फेस। रिप्रोडक्टिव फेस में क्या करता है ऑर्गेनिज्म? रिप्रोडक्शन करता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। और उसके बाद होता है सेनिसेंस फेस। सेनिसेंस फेस में जैसे कि बूढ़े हो जाते हैं, ठीक है, फिर कर नहीं पाते। ऐसे ही प्लांट के केस में, प्लांट तो लाइफ टाइम रिप्रोड्यूस करता है वैसे, लेकिन सेनिसेंस फेस डेथ के करीब का फेस माना जाता है, ठीक है। तो ये हम बताए हुए हैं कि 3 फेस है। पहला जुवेनाइल या वेजिटेटिव फेस। जुवेनाइल हम किसके केस में कहते हैं? एनिमल के केस में। वेजिटेटिव फेस किसके केस में कहते हैं? प्लांट के केस में। दूसरा क्या है? रिप्रोडक्टिव फेस, ठीक है। रिप्रोडक्टिव फेस वो फेस होता है जिसमें ऑर्गेनिज्म क्या करता है? रिप्रोड्यूस करता है। जैसे कि मतलब आप ये ले लो, वीट ले लो। जब वीट ग्रो हो रहा है तो वेजिटेटिव फेस चल रहा है। जब उसमें फ्लावरिंग आ रही है और वीट बन रहा है तो वो क्या हो गया? रिप्रोडक्टिव फेस। उसके बाद जब उसकी वीट हम निकाल लेते हैं, उसकी वीट के ऊपर वाला पार्ट निकाल लेते हैं, फिर वो क्या? सेनिसेंस फेस में चला जाएगा और डेथ हो जाएगी। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं, ठीक है। तो अब देखो कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं एनसीईआरटी में, वो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं, कई बार पूछे गए हैं, एमसीक्यू में पूछे गए हैं और क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में भी पूछे जाते हैं। वो याद करने बहुत ज़रूरी है। देखो एक तो ये है स्ट्रोबुलेंथस कुंथानिया, नीला कुरंजी भी इसको बोलते हैं। और इसका फूल सब इम्पोर्टेंट क्या है इसमें? इसका फूल ना 12 साल बाद खिलता है, ठीक है। अभी ना 2006 में इसमें दिया हुआ है, 2006 में खिला था, ठीक है। फिर सितंबर अक्टूबर 2018 में ये खिला था। और अब इसमें 12 साल ऐड कर लो कि अब कब खिलेगा ये? तो अब कब खिलेगा? 2030 में ये खिलेगा। तो इसमें क्या होते हैं? नीले कलर के फूल जो है वो फैल जाते हैं केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु में, और इतने सुंदर लगते हैं, ये टूरिस्ट अट्रैक्ट करता है। तो 2030 में जो भी लोग केरला घूमने जाना चाहते हैं तो वो प्लान बनाना, तो 2030 में घूमने का, ये आपको दिखाई देगा स्ट्रोबिलैंथस कुंथानिया, नीला कुरंजी, ठीक है। ये हर 12 साल बाद फ्लावरिंग करता है। तो ये इसकी इंपॉर्टेंस है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में, एमसीक्यू में बहुत बार पूछा जा चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा बैम्बू प्लांट, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी इसको याद रख लीजिएगा, क्योंकि बैम्बू प्लांट जो है हर 50 या 100 साल के बाद जो है वो फ्रूट प्रोड्यूस करता है, और एक बार प्रोड्यूस करके उसके बाद डाइट हो जाता है। मतलब सोचो अपनी लाइफ टाइम में सिर्फ एक बार फ्रूट प्रोड्यूस करेगा एंड देन उसकी डेथ हो जाएगी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट थे, याद रखना है। और ये भी याद रखना है कि जो स्ट्रोबिलस कुंथानिया है, नीला कुरंजी है, ये किस राज्यों में मोस्टली जो ब्लू स्केचेस के देखने को मिलते हैं। और ये भी याद रखना कि जैसे कि अब 2018 में जो है ये ब्लूम किया था, तो अब 2030 में ब्लूम करेगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट था इसमें। अब आगे चलते हैं हम, ठीक है। अब इसमें दिया हुआ है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक होता है कि जो प्राइमेट्स होते हैं, ठीक है, और नॉन प्राइमेट्स होते हैं। तो प्राइमेट्स और नॉन प्राइमेट्स होते हैं, उस पर डिपेंड करता है कि ये जो प्राइमेट्स होते हैं, ठीक है, इनमें मेनिस्ट्रुअल साइकिल होता है। क्या होता है इनमें? मेनिस्ट्रुअल। और जो नॉन प्राइमेट्स होते हैं उनमें ईस्ट्रस साइकिल होता है। ईस्ट्रस साइकिल जैसे काउ, सीप, रैट, डियर, डॉग, टाइगर, इनमें होता है, ठीक है, नॉन प्राइमेट्स में। क्या? नॉन प्राइमेट्स में। और जो मेनिस्ट्रुअल साइकिल किस में देखने को मिलता है? प्राइमेट्स में, ठीक है, जैसे कि मंकी, एप्स, ह्यूमन। अब देखो एक मैंने एमसीक्यू देखा था, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि किस किस में मेनिस्ट्रुअल साइकिल होता है, किस में मेनिस्ट्रुअल साइकिल नहीं होता है। तो उसमें लिखा हुआ था मंकी, एप्स, चिंपांजी एंड ह्यूमन, ठीक है। तो कई बार ना हम कंफ्यूज हो जाते हैं चिंपांजीज को लेकर। तो चिंपांजीज में मेनिस्ट्रुअल साइकिल नहीं होता है, मंकी, एप्स और ह्यूमन में होता है, ये याद रखना है, ठीक है। तो ईस्ट्रस साइकिल किस में होता है? नॉन प्राइमेट्स में। मेनिस्ट्रुअल साइकिल किस में होता है? प्राइमेट्स में, ठीक है। एग्जाम्पल याद रखने हैं दोनों के, जैसे काउ, सीप, रैट, डियर, गोट, टाइगर ईस्ट्रस साइकिल के हो जाएंगे, मेनिस्ट्रुअल साइकिल के हो जाएंगे, जैसे कि मंकी, एप्स, ह्यूमन। ईस्ट्रस साइकिल जो है सीजनल होता है, ये सीजनल ब्रीडर होते हैं, इन्हें सीजनल ब्रीडर भी बोला जाता है इसलिए, ठीक है। तो अब नेक्स्ट करते हैं, इनको सीजनल ब्रीडर इसलिए बोला जाता है क्योंकि इनके अंदर ईस्ट्रस साइकिल चलता है, तो ये सीजन में जो है वो करते हैं रिप्रोडक्शन, ठीक है। अब ये था कि रिप्रोडक्शन की भाई क्या क्या इसमें फैसिनेटिंग चीज़ें हैं, ये हमने जान ली। किस तरह से जो है वो एक फ्लावरिंग प्लांट 12 साल बाद करता है, किस तरह से भाई बैम्बू जो है वो 200 ईयर्स करता है, किस तरह से ईस्ट्रस साइकिल मतलब सीजन में ही मतलब वो रिप्रोडक्शन करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कि रिप्रोडक्शन के इवेंट्स क्या होते हैं। तो देखो इसमें 3 इवेंट्स होते हैं। एक तो प्री फर्टिलाइजेशन होता है, यानी कि गैमेट फॉर्मेशन हो गया, गैमेट फॉर्मेशन हो गया। अब फर्टिलाइजेशन अभी तक नहीं हुआ, ये दोनों आपस में कंबाइंड नहीं हुए। फर्टिलाइजेशन से पहले क्या इवेंट्स हो रहे हैं, फिर उसके बाद फर्टिलाइजेशन कैसे हो रहा है,
ठीक है, कैसे फर्टिलाइजेशन हुआ है। फिर उसके बाद फर्टिलाइजेशन तो हो गया है, फिर उसके बाद पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स क्या है, फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या हो रहा है। तो 3 इवेंट्स हैं, इनको नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 करके इंपॉर्टेंट इस यहाँ पर जो स्पेस होता है एनसीईआरटी में यहाँ डाल लेना, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 करके, कि जो इवेंट्स होते हैं उसमें पहला आएगा प्री फर्टिलाइजेशन, देन फर्टिलाइजेशन एंड देन पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो प्री फर्टिलाइजेशन में क्या आता है, प्री फर्टिलाइजेशन में क्या आएगा, गेमिट फॉर्मेशन होगी और गेमिट ट्रांसफर होंगे, ठीक है। इसको बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस। क्या बोलते हैं इसको, गैमेटोजेनेसिस। यानी कि इसमें क्या होएगा भाई, देखो गैमेट एक मेल है एक फीमेल है तो गैमेट बनेंगे, ठीक है। अब ये गैमेट बन गए तो गैमेट ट्रांसफर भी तो होंगे, और फिर गैमेट्स होंगे कैसे, तो देखो इस तरह से सेम गैमेट्स भी हो सकते हैं। क्लाइडोफोरा का एग्जांपल है, क्लेडोफोरा का एग्जांपल है, एक एल्गे होता है, ठीक है। और कुछ कुछ इसके जो वो हैं क्लाइमेडोमोनास के जूस स्पोर्स जैसे ये लग रहे हैं, ठीक है। लेकिन वो जो जूस स्पोर होते हैं ना वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होते हैं। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। तो ये जूस स्पोर्स नहीं होंगे, ठीक है, ये होंगे आइसोगेमिट्स। आइसोगेमिट्स मतलब सेम तरह के गेमिट्स, ठीक है। आइसोगेमिट्स होंगे, क्लेडोफोरा में होते हैं, एक तरह से एल्गा होता है। इस तरह से भी हो सकते हैं ऊगेमस। इसमें क्या है, जो एग होगा वो बड़ा होगा और जो मेल गेमिट होगा वो क्या होगा, छोटा होगा। और ये फ्यूकस का एग्जाम्पल है, ठीक है। और फ्यूकस भी क्या होता है, एक एल्गे होता है। अभी मैं दिखाऊंगी इनके नाम, नीचे फ्यूकस है ये, ठीक है। 1 मिनट में दिखाई देती हूँ आपको, नाम ले लेती हूँ उनके साथ में, ठीक है। तो ये एक लेडोफोरा था, ठीक है, आइसोगेमिट्स है। जूस स्पोर्स नहीं है, ध्यान रखना। जूस स्पोर्स जो मैंने क्लाइमेडोमोनास में बताया था वो ऐसे ही लगते हैं, लेकिन वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होते हैं। और ये आइसोगेमिट्स हैं, क्लाइडोफोरा में होते हैं, एल्गे होता है, ठीक है। एल्गे ही वहाँ पर क्लाइमेडोमोनास में हमने पढ़ा था, ठीक है। ये फ्यूकस का एग्जांपल है। इसमें जो होती है हेट्रोगेमस होती है, और हेट्रोगेमस में भी स्पेशली ऊगेमस होती है। ऐसे ही ह्यूमन में भी दिखा रखा है ये होमोसेपियंस में, इसमें भी जो है ऊगेमस होती है, ये बड़ा होता है एग, और जो स्पर्म्स होते हैं वो छोटे होते हैं। तो ये ऊगेमस के एग्जाम्पल है। तो इस तरह से जो है आइसोगेमिट्स भी हो सकते हैं, जिन्हें होमोगेमिट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं उनको, अभी आगे है वो दिखा देती हूँ मैं आपको। हेट्रोगेमिट्स और होमोगेमिट्स में वो दिखा देती हूँ। तो ये जो है आइसोगेमिट्स हमने पढ़े हैं, ये होमोगेमिट्स भी बोलते हैं। होमो मतलब सेम, आइसो मतलब सेम, ठीक है। यानी सेम तरह के गेमिट्स अगर प्रेजेंट होते हैं तो वो आइसोगेमिट्स होते हैं, और डिफरेंट तरह के और प्रेजेंट होते हैं उन्हें हेट्रोगेमिट्स बोलते हैं। अच्छा, इन्हें जो है हम ऊ गैमिट्स भी बोल सकते हैं। ऊ गैमिट्स क्यों बोल सकते हैं, कि ऊ जो वो जो है ऊ गैमिट बोलते हैं इनको, क्योंकि ये बड़ा होता है, ठीक है। एग जो होता है, फीमेल एग जो होता है वो बड़ा होता है। तो ये याद रखने वाली बात है, ठीक है। तो हम इसमें याद रखेंगे कि होमोगेमिट्स हो सकते हैं और हेट्रोगेमिट्स होते हैं। होमोगेमिट्स का एग्जांपल क्या था, क्लैडोफोरा, वो याद रखने वाली बात है, एल्गे। और ये जो फ्यूकस था ऊगेमस का एग्जांपल था, ठीक है। और जो ह्यूमन है वो होमोसेपियंस है, वो भी किसका एग्जांपल है, इसका एग्जांपल है। अब देखो इसमें एक दो टर्म है, वो बेसिकली होती तो एक ही चीज़ है, लेकिन उनको अलग अलग करके बताया हुआ है। तो वो एक बार देख लीजिए, जैसे कि होमोथेलिक और मोनोसियस, ठीक है। होमोथेलिक और मोनोसियस, होमो मतलब सेम, ठीक है, ये करते हैं। मोनो मतलब एक, तो सेम का मतलब क्या है कि जो दो थैलस एक्चुअली में फंजाई के लिए यूज करते हैं, ठीक है। कहीं कहीं एल्गे में भी इसका यूज आया है, कहीं कहीं हमने इसे ब्रायोफाइट में भी यूज करा है, लेकिन थैलस का मतलब मोस्टली फंजाई के लिए होता है। थैलस मतलब सेम, यानी दो सेक्स जो हैं वो एक ही में है, यानी कि एक ऑर्गेनिज्म है इसमें दोनों सेक्स हैं, ठीक है, उसको बोलेंगे होमोथेलिक। मोनोसियस का भी मतलब होता है, मोनो मतलब एक, एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर दोनों सेक्स हैं। यानी कि क्लियर हो गया, होमोथेलिक और मोनोसियस का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे दो पेरेंट्स की जरूरत नहीं पड़ रही, एक ही पेरेंट है, लेकिन उसमें दो सेक्स हैं, मेल एंड फीमेल पार्ट अलग अलग है, ठीक है, लेकिन एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर। इसको बोलते हैं होमोथेलिक या मोनोसियस। दूसरा होता है हेट्रोथेलिक, या हेट्रो मतलब क्या था, डिफरेंट, और डायोसियस मतलब दो अलग अलग, यानी एक ऑर्गेनिज्म यहाँ है, एक ऑर्गेनिज्म यहाँ है, ठीक है। ये मेल अलग होगा इसका, ठीक है, और फीमेल अलग होगी, ठीक है। तो ये ध्यान रखने वाली बात है। वैसे मेल के लिए ऐसे लगाते हैं साइन और फीमेल के लिए ऐसे लगाते हैं साइन, ठीक है। तो इसमें एक आता है हर्माफ्रोडाइट, इसी में हेट्रोथेलिक और डायोसियस में इसको हर्माफ्रोडाइट भी, ये भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक है। एनसीईआरटी की सारी लाइनें मैं कोट कर रही हूँ। हर्माफ्रोडाइट, हर्माफ्रोडाइट, ये भी इसी के लिए एग्जाम्पल यूज होता है, हेट्रोथेलिक और डायोसियस के लिए। कुछ एग्जाम्पल बता देती हूँ मैं आपको होमोथेलिस के, होमोथेलिक और मोनोसियस के। तो पहले प्लांट्स में देख लीजिए। प्लांट्स में जो है कुकुरबिट्स, कोकोनट्स, ये होते हैं मोनोसियस। और एनिमल्स में आप ले सकते हो तो अर्थवर्म, अर्थवर्म मोनोसियस होता है, ठीक है। हेट्रोथेलिक और डायोसियस में, जिसमें मतलब अलग अलग होते हैं, तो कॉकरोच जो होता है वो हर्माफ्रोडाइट होता है। प्लांट में अगर ले लो तो पाम जो होता है, पाम,
ठीक है। डेट जो होता है ये, और पपाया डायोसियस होता है, ठीक है। तो ये दिए भी हुए हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। अब देखो यूनिसेक्सुअल जो है, जो एक सेक्सुअल एक सेक्स अलग अलग, और बाइसेक्सुअल जो है सेम। तो यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म क्या हो जाएंगे, हेट्रोथेलिक, डायोसियस और हर्माफ्रोडाइट। और बायोसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म क्या हो जाएंगे, होमोथेलिक एंड मोनोसियस। तो ये याद रखना है, इनको बिल्कुल क्लियरली याद रखना है, ठीक है। अब देखो सेल डिवीजन गैमेट फॉर्मेशन के थ्रू कैसे होगी, कि देखो 2 टाइप्स के होंगे, मेल एंड फीमेल। देखो बेसिक ऑर्गेनिज्म एक है, लेकिन गैमिट्स जो होंगे 2 टाइप्स के होंगे, ठीक है। और जो गैमिट्स जो होंगे वो हैप्लॉइड होगा। अगर मेल गैमिट है तो हैप्लॉइड होगा, फीमेल गैम मतलब जो गैमिट होगा, गैमिट के नाम से ही पता लगा लो कि वो हैप्लॉइड होगा, एन नंबर में होगा, आधे उसमें वो होंगे। क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की यही खासियत है कि जो आधे क्रोमोसोम होते हैं, हाफ ऑफ द क्रोमोसोम्स दैट कम्स फ्रॉम द पेरेंट्स एंड हाफ ऑफ द क्रोमोसोम दैट कम फ्रॉम द मदर, ठीक है। और जब ये दोनों कंबाइन होंगे, जब ये दोनों गैमेट्स कंबाइन होंगे, तो ये डिप्लॉइड बन जाएंगे, जाइगोट बन जाएंगे, ठीक है। तो ये तो था अभी तक का कि हमने किस तरह से जो है करा। और इसमें एक और टर्म है मियोसाइट्स। मियोसाइट देखो, जब कोई भी गैमेट बनने से पहले एक स्पोर मदर सेल होगी। स्पोर मदर सेल्स वेदर इट इज़ वी कैन से कि मेल का है या फिर ये फीमेल का है। अभी हम इसको अलग अलग भी पढ़ेंगे कि मेल को क्या बोलते हैं, फीमेल को क्या बोलते हैं। लेकिन अभी ये समझ लो कि स्पोर मदर सेल होगी तो ये 2n नंबर में होगी, 2n नंबर में होगी। लेकिन इससे जो गैमेट बन रहे हैं वो तो n नंबर के बन रहे हैं, तो ये 2n से n कैसे कन्वर्ट हो जाएगा, क्या चक्कर है इसका 2n से। तो इसमें ना मियोसिस होगी। ये हमने 11th क्लास में भी पढ़ी है मियोसिस की प्रोसेस। इसमें ना हाफ हो जाते हैं क्रोमोसोम नंबर, ठीक है। और जब मैं 11th क्लास में पढ़ाऊंगी मियोसिस, अगर किसी को क्लियर नहीं है तो वो तब देख लेना। तो मियोसिस में हाफ हो जाते हैं नंबर, और जो ये सेल्स होते हैं जो 2n नंबर होते हैं, जिसमें मैंने बताया स्पोर्स मदर सेल्स होते हैं, ये जो है इनको बोलते हैं मियोसाइट्स। क्योंकि इनमें क्या होने वाला है, मियोसिस होने वाली है, तो इनको क्या बोलेंगे, मियोसाइट्स बोलेंगे, ठीक है। क्लियर है। ये था हमारा कि हमारे किस तरह से गैमेट फॉर्मेशन होती है। अब देखो यहाँ पे एग्जांपल दिखा रखा है, ये दिख रहा होगा आपको। ये जो है अर्थवॉर्म का है। अर्थवॉर्म मैंने बताया था मोनोसियस होते हैं, इसमें दोनों सेक्स सेम ही होते हैं। देखो दिखा भी रखा है कि टेस्टिस जो है यहाँ पर दिखाए हुए हैं और ओवरी भी यहाँ पर दिखाई हुई है, यानी कि एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर दोनों सेक्स। लेकिन जो कॉकरोच था वो हर्माफ्रोडाइट था, ठीक है, डायोसियस था। तो इसमें क्या अलग अलग, मेल अलग है और यहाँ से फीमेल अलग है, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे कुछ प्लांट्स के भी एग्जाम्पल दिए हुए हैं, यहाँ पे आप देख लीजिए। ये एग्जाम्पल दिया हुआ है कैरे का, ठीक है। कैरा जो होता है वो मोनोसियस प्लांट होता है। इसमें देखो उगोनियम भी दिखा रखा है और एंथ्रीडियम भी दिखा रखा है, दोनों एक ही प्लांट पे, क्योंकि ये क्या मोनोसियस है, ठीक है। ये तो कॉकरोच का ये मैंने दिखा दिया, ये मैर्केंसिया का दिखाया हुआ है अलग अलग, ये डायोसियस है, ठीक है। ये फीमेल थैलस है, मैंने बताया था ब्रायोफाइटा में भी थैलस का यूज करते हैं। तो ये ब्रायोफाइटा है एक्चुअली में। आगे हम पढ़ेंगे कि प्लांट्स कितने टाइप्स के होते हैं, फर्दर डिवाइडेड होते हैं, एल्गा, ब्रायोफाइटा, टेरियोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अभी हम इसको बस इतना याद रखेंगे कि ये ब्रायोफाइटा है, मार्केंसिया इसका नाम है, और ये एंथ्रीडियोफोर यानी कि मेल जो फ्लावर है वो अलग, और आर्चिगोनियोफोर ये अलग, ठीक है। अलग अलग थैलस से प्रेजेंट होते हैं, तो ये क्या हो गए, डायोसियस हो गए, ठीक है। और इस तरह से दिखाया हुआ है, इसमें स्टेपन और कार्पल पे दिखाया हुआ है। ये एग्जांपल दिखाया दिया हुआ है, ये पटाटो का फ्लावर है एक्चुअली में, स्वीट पटाटो का, तो उसका दिखाया हुआ है ये, ठीक है। और ये सारे एग्जांपल आपके एनसीईआरटी में दिखाए हुए हैं। तो ये जो एग्जांपल थे, किसके एग्जांपल थे, डायोसियस के, ठीक है। डायोसियस मतलब दो, सॉरी ये डायोसियस का एग्जांपल नहीं था, ये था मोनोसियस का एग्जांपल, ये था डायोसियस का। कंफ्यूज नहीं होना है इसमें। मोनोसियस मतलब एक ही स्पीसीज में दोनों सेक्स, यानी कि एक ही स्पीसीज में दोनों, तो किसका एग्जांपल है, मोनोसियस का, ठीक है। और दो अलग अलग तो डायोसियस का। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के लिए, ठीक है। ये पूछ लिया जाता है तो ये याद रखना है। देखो अगर दोनों साइड याद रखोगे तो भूल जाओगे, एक साइड याद रखो, उसका हाफ कर देना तो पता लग जाएगा कि गैमेट्स में कितने। तो ह्यूमन बीइंग में कितने होते हैं, 12। हाउस फ्लाई में कितने होते हैं, 12। रैट में कितने होते हैं, 42। डॉग में कितने होते हैं, 78। कैट में कितने होते हैं, 38। फ्रूट फ्लाई में 8। ओफियोग्लोसम में कितने होते हैं, 12, 60। देखो इधर दिए हुए हैं, इसमें दोनों तरफ दिए हुए हैं, वो डबल करके भी आप पढ़ सकते हो, लेकिन मैं एक साइड का ही बता रही हूँ। एप्पल के कितने होते हैं, 34। राइस के कितने होते हैं, 24। मेज के कितने होते हैं, 20।
और ये याद करने लर्न करने इंपॉर्टेंट है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के लिए। अगर आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस नहीं कर रहे हो तो 1 या 2 मार्क्स का आएगा तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, 11th-12th की क्लास के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन अगर MCQ में आप प्रिपेयर कर रहे हो तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ जाते हैं कई, मैच द कॉलम में भी ये क्वेश्चन आ जाते हैं। तो जो पोटैटो है उसका 48, बटरफ्लाई का जो है वो 380 और ऑनियन का है हमारा 16। ठीक है, तो ये है मियोसाइट्स के बारे में मैंने बता दिया है आपको कि मियोसाइट्स क्या होते हैं, गैमेट्स कैसे बनते हैं ये मैंने बता दिया आपको, मियोसिस के थ्रू बनते हैं। अब है इसी में किस में फर्स्ट जो हमारा था, फर्स्ट क्या था हमारा प्री फर्टिलाइजेशन में। तो एक तो गैमेटोजेनेसिस हो गया कि गैमेट फॉर्मेशन कैसे हुई, एक हो गया गैमेट ट्रांसफर कि गैमेट ट्रांसफर कैसे हुए। तो देखो जो ऑर्गेनिज्म वाटर में रहते हैं, अब जैसे एल्गे है, एल्गे जो प्लांट है वो वाटर में रहता है मोस्टली, तो उसमें वाटर के थ्रू फर्टिलाइजेशन होगी। वो क्या होगा, मेल गैमेट्स को वाटर में छोड़ देगा, वाटर करंट से वो फीमेल के पास चला जाएगा और फिर दोनों में फर्टिलाइजेशन हो जाएगी, ट्रांसफर हो गया फीमेल के पास। ठीक है, तो ये तो इस तरह से हो गया। अब जहाँ पर वाटर नहीं होता है वहाँ पे एयर होगी, एयर करंट होगा। ठीक है, और जो इस जो प्रोसेस को जहाँ पे जो मेल गैमेट फीमेल गैमेट के पास पहुँचता है, मेल गैमेट गैमेट, और इसे ना हायर प्लांट में ना पोलन बोलते हैं। पोलन ना बाद में मेल गैमेट में डिवाइड होता है, मेल गैमेट वेजिटेटिव सेल्स और बाद में जनरेटिव सेल्स में डिवाइड होता है। वो फिर फर्दर है सेकंड चैप्टर में जो है इसमें दिया हुआ है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट में, वो मैं अच्छे से कराऊंगी। ठीक है, उसमें हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन अभी फिलहाल बता देती हूँ, उसको पोलन बोलते हैं। पोलन फर्दर डिवाइड होता है मेल गैमेट्स में। ठीक है, तो पोलन जो होता है इसको ट्रांसफर फ्रॉम द मेल पार्ट टू द फीमेल पार्ट, उसको प्रोसेस को बोलते हैं पोलिनेशन। पोलिनेशन यानी ट्रांसफर ऑफ मेल पार्ट टू द फीमेल पार्ट, या फिर हम कहेंगे ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम मेल टू फीमेल फ्लावर इज कॉल्ड एज द पोलिनेशन। और ये सेल्फ पोलिनेशन होता है। सेल्फ पोलिनेशन मतलब सेम फ्लावर में आ गया भाई, या तो क्या होता है क्रॉस पोलिनेशन होता है, यानी कि एक से दूसरे फ्लावर में आ गया। तो ये जो पोलिनेशन के बारे में है ये हम बाद में पढ़ेंगे, अभी हमें बस इतना याद रखना है। सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे, बाद में नहीं, अभी जो नेक्स्ट चैप्टर आ जाएगा इसी में हम पढ़ेंगे अच्छे से कि पोलिनेशन क्या होता है, सेल्फ पोलिनेशन क्या होता है, क्रॉस पोलिनेशन क्या होता है। ठीक है, क्लिस्टोगेमी क्या होती है, ये सारा पोलिनेशन के अंदर आता है, ये पढ़ेंगे। बस अभी ये याद रखना है कि जो ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन है फ्रॉम द एंथर, एंथर होता है मेल पार्ट, एंथर जो होता है उसको बोलते हैं मेल पार्ट, मेल पार्ट जो होता है फ्लावर का उसे बोलते हैं एंथर। ठीक है, एंथर से लेकर के स्टिग्मा, स्टिग्मा जो है वो पिस्टल होता है फीमेल फ्लावर, ये एक्चुअली में स्टेमन होता है। अभी इन पार्ट को भी हम सेकंड उसमें करेंगे चैप्टर में, फ्लावरिंग प्लांट का जो हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे उसमें। ये इसका ऊपर वाला पार्ट होता है एंथर स्टेमन का, और स्टिग्मा जो होता है वो पिस्टल का ऊपर वाला पार्ट होता है। पिस्टल जो होता है वो फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है फ्लावर के अंदर। ठीक है, तो एंथर टू स्टिग्मा के पहुंचने की जो प्रोसेस है पोलन की, दैट इज कॉल्ड एज द पोलिनेशन। ये हमें याद रखना कि गैमेट ट्रांसफर कैसे हो सकते हैं, वाटर करंट के थ्रू हो सकते हैं, एयर के थ्रू हो सकते हैं, एनिमल्स के थ्रू हो सकते हैं, इंसेक्ट्स के थ्रू हो सकते हैं। देयर आर द नंबर ऑफ वेज टू ट्रांसफर ऑफ गैमेट्स, तो ये याद रखना है हमें। ठीक है, ज़्यादा इंपॉर्टेंस में कुछ नहीं था, जो था वो मैंने बता दिया, तो इसमें दिखाया हुआ है। ठीक है, पोलिनेशन के बारे में मैंने बता दिया है। अब हमने जो सेकंड स्टेप करा था वो था फर्टिलाइजेशन। ठीक है, हमने 3 स्टेप्स करे थे, एक तो प्री फर्टिलाइजेशन था। प्री फर्टिलाइजेशन में हमने गैमेटोजेनेसिस और गैमेट ट्रांसफर, इसके 2 पार्ट हो गए। अब है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, अभी देखो एक गैमेट्स आ गया यहाँ पर एन इन नंबर, दूसरा गैमेट्स आ गया, अब ये दोनों फ्यूज हो गए। और इनका जो फ्यूजन होता है उसको सिनगैमी बोलते हैं। सिन का मतलब क्या होता है, फ्यूजन। ठीक है, सिन का मतलब 2, गैमी का मतलब फ्यूजन। फ्यूजन हो गया इसमें, और ये जो फ्यूजन बन गया तो 2n बन जाएगा, और ये जो 2n स्टेट होती है ना इसको बोलते हैं जाइगोट, यानी गैमिट्स कंबाइन टू फॉर्म द जाइगोट। और इस प्रोसेस को व्हेन गैमिट्स फ्यूज्ड, ठीक है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज द फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस में गैमिट्स फ्यूज टू फॉर्म द जाइगोट। क्लियर है, तो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस में गैमेट फ्यूज टू फॉर्म जाइगोट। जाइगोट जो होता है 2n नंबर होता है, n नंबर किसके होते हैं, गैमेट्स के होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, ये 2n बन गया जाइगोट। अब जाइगोट जो है एक सिंपल सेल होता है। ठीक है, सिंपल सेल होता है जिसमें 2n नंबर आते हैं। अब ये क्या है, एम्ब्रियो में फॉर्म हो जाएगा, एम्ब्रियो बना देगा, और ये फर्दर डिवाइड होकर फिर ये आगे फर्दर डिवाइड होगा। अब देखो कभी कभी क्या होता है, जो एग होता है, ठीक है, और ये पोलन है। ठीक है, अब ये इस तक नहीं पहुंच पाया, तो ये जो
फीमेल गैमेट है ना, ये इसके बिना, ये एन नंबर ही, इसके बिना ही जो है वो अपना कंप्लीट डेवलप हो जाएगा, कंप्लीट ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाएगा। और अगर बिना फर्टिलाइजेशन के कंप्लीट ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाए ना, उस प्रोसेस को बोलते हैं पार्थेनोजेनेसिस, जिसमें वो दूसरे गैमेट्स के साथ, मेल गैमेट्स के साथ फर्टिलाइज नहीं हो रहा है, खुद से ही अपने आप अकेला ही नया ऑर्गेनिज्म बना ले रहा है, उसको पार्थेनोजेनेसिस बोलते हैं। पार्थेनोजेनेसिस किस में होती है? हनी बीज में होती है। ठीक है, देखो जो हनी बी में जो है फर्टिलाइजेशन, पार्थेनोजेनेसिस के थ्रू भी होती है, फर्टिलाइजेशन भी होती है, वो भी हम आगे पढ़ेंगे, बता देंगे। लेकिन हनी बी इसका एग्जाम्पल है, रोटीफर इसका एग्जाम्पल है, लिजर्ड इसका एग्जाम्पल है, बर्ड है जिसका नाम है टर्की, वो इसका एग्जाम्पल है। इसमें क्या होता है, कई बार जो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होते हैं वो एग जो है बिना फर्टाइल हुए जो है वो प्रोड्यूस कर देता है, और उस प्रोसेस को बोलते हैं पार्थेनोजेनेसिस। अब देखो फर्टिलाइजेशन क्या हो सकती है, बॉडी के अंदर हो सकती है, इनसाइड हो सकती है। अगर इनसाइड होगी तो उसे बोल देंगे इंटरनल, बड़ा आसान है। अगर इनसाइड हो रही है तो उसे क्या बोल देंगे? इंटरनल। और देखो बॉडी के बाहर भी हो सकती है, अगर आउटसाइड हो रही है, बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन हो रही है तो उसे बोल देंगे एक्सटर्नल, बड़ा आसान है। अगर बाहर हो रही है फर्टिलाइजेशन तो एक्सटर्नल, अंदर हो रही है तो इंटरनल। एक्सटर्नल कैसे हो रही है? जो फ्रॉग होता है, ठीक है, वो पानी में अपने अंडे देता है, वाटर में, ठीक है, फीमेल जो होती है, और जो मेल है अपना स्पर्म पानी में छोड़ देता है, तो वो एग और जो स्पर्म है वो कहाँ कंबाइन होते हैं? वाटर में, यानी कि उसकी बॉडी से बाहर। तो ये एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के एग्जाम्पल है। बोनी फिश भी फ्रॉग की तरह होती है, पानी में अपने अंडे देती है बोनी फिश, और जो फीमेल होती है वो पानी में अंडे दे देती है, और जो मेल होता है वो उनके ऊपर स्पर्म छोड़ देता है वहाँ पर, तो वो स्पर्म जो है वो वाटर में फर्टिलाइजेशन होती है, उसे बोलते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है बॉडी के अंदर, जैसे ह्यूमन बीइंग इसका एग्जांपल है, ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल इसके एग्जांपल है, तो इसको बोलते हैं हम इंटरनल फर्टिलाइजेशन। और बहुत सारे एग्जांपल इसमें दिए हुए हैं कि भाई ये एग्जांपल हैं, ठीक है। तो एग जो है वो स्पर्म से बॉडी के अंदर मिलता है, उसको बोलते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। अब ये तो थे फर्टिलाइजेशन, पहला हमने पढ़ लिया प्री फर्टिलाइजेशन चेंजेस, जिसमें क्या था? गैमेटोजेनेसिस था और गैमेट फॉर्मेशन था। दूसरा हमने कर लिया फर्टिलाइजेशन, ठीक है। फर्टिलाइजेशन में हमने कर लिया कि पार्थेनोजेनेसिस क्या होती है, जाइगोट फॉर्मेशन होती है, एम्ब्रियो फॉर्मेशन होती है, और एक्सटर्नल और इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है। अब करेंगे कि हम पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंज क्या हुए, तो जाइगोट हम बन गया फर्टिलाइजेशन से, फिर उसके बाद क्या बनेगा? एम्ब्रियो बनेगा, ठीक है। अब एम्ब्रियो बनेगा तो जाइगोट से क्या बन गया? एम्ब्रियो बन गया, ठीक है। अब देखो जाइगोट फॉर्मेशन में भी एम्ब्रियोजेनेसिस होती है, एम्ब्रियो बनता है, ठीक है। इसमें जाइगोट एक, यहाँ पे जाइगोट जो है एक सेल ऑर्गेनिज्म है, फिर इसी सेल में डिवाइड होके मल्टी सेलुलर बन जाएगा, डिफरेंट चीज़ें। अगर प्लांट का है तो डिफरेंट ऑर्गन्स, डिफरेंट लेयर डेवलप होंगी, अलग अलग लेयर डिफरेंट होगी। अगर एनिमल्स का है तो डिफरेंट ऑर्गन होंगे, ठीक है। इस तरह से सेल डिवीजन होनी स्टार्ट हो जाएगी। और सेल डिफ्रेंसिएशन मतलब जो फंक्शन करता है उसका, जैसे अगर प्लांट है जाइलम फ्लोएम का फंक्शन करता है तो वो उसमें डेवलप होगा, अगर एनिमल है तो लीवर वगैरह इस तरह से डेवलप करेगा, तो डिफरेंट फंक्शन हो जाते हैं, ठीक है। अब देखो कि ऑर्गेनिज्म एग देता है या फिर बेबी देता है, उसके बेसिस पे भी ना ये दो तरह के होते हैं। एक होते हैं ओवीपेरस, क्या होते हैं? ओवीपेरस। ओवीपेरस ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? जो एग ले करते हैं, अंडे ले करते हैं, ठीक है। और विवीपेरस क्या होते हैं? जो बेबी को जन्म देते हैं डायरेक्टली। जो ओवीपेरस होते हैं, एग लेइंग होते हैं, सारे बर्ड्स, लिजर्ड वगैरह ये सारे ओवीपेरस होते हैं, ठीक है। तो इनका जो एग होता है ना, उसके ऊपर ना कैल्केरियस मटेरियल जमा होता है, ठीक है, जो उसको प्रोटेक्ट करता है एग को, ठीक है, उसके जाइगोट को, बेबी को, ठीक है। और जो बेबी होते हैं ये बॉडी के अंदर रहते हैं, तो वहाँ प्लेसेंटा वगैरह जो है वो हेल्प करता है, उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। तो ये होते हैं ओवीपेरस और विवीपेरस, ये याद रखना है, ठीक है। अब देखो ये हमने एम्ब्रियो फॉर्मेशन कर लिया कि जाइगोट के बाद क्या है? सेल डिफरेंशिएशन होगा और जो है जाइगोट फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। ओवीपेरस कर दिया, कैल्केरियस ये कर लिया हमने। अब हम ये देखेंगे कि जब हमने जाइगोट फॉर्मेशन कर लिया तो कौन सी चीज़ किस में डेवलप हो रही है। तो देखो ये तो था एनिमल की बात कि बेबी और एग की। अब देखो प्लांट के बारे में बात करेंगे, तो जो प्लांट में जो सीड होती है वो किससे डेवलप होती है, तो ये ध्यान रखने वाली बातें याद रखेंगे, और ये नेक्स्ट चैप्टर में बिल्कुल क्लियरली पता लगेगा कि कौन सी चीज़ कैसे है, ये ध्यान रखना है। लेकिन ओव्यूल जो है वो सीड में डेवलप होगा, ठीक है। ओव्यूल जो है वो सीड में डेवलप होगा, ओवरी जो है वो फ्रूट में डेवलप होगी, ठीक है। ओवरी के अंदर ओव्यूल होता है।
हम डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, लेकिन ये ध्यान रख लेना ओव्यूल किस में कन्वर्ट होता है, सीड में, जब मैच्योर हो जाएगा, ठीक है, फर्टिलाइजेशन के बाद, एम्ब्रियो फॉर्मेशन के बाद, ठीक है। और ओवरी किस में डेवलप हो जाएगी, फ्रूट में, ठीक है। जैसे आप मैंगो खाते हो, ठीक है, तो मैंगो की जो सीड है ना वो ओव्यूल था उसका, वो सीड बन गई, ठीक है। और जो उसके ऊपर जो आप खाते हो ना, उसका गूदा खाते हो, वो फ्रूट था, ठीक है। अब जो फ्रूट के ऊपर जो लेयर होती है उसको बोलते हैं पेरिकार्प, और कभी कभी पेरिकार्प ना थोड़ी थिक होती है, ठीक है, वो 3 लेयर्स में डिवाइड हो जाती है। जैसे मैंने मैक्सिंगो का ही एग्जांपल लिया तो उसी से बता देती हूँ। तो वो एपिकार बाहर की लेयर, बीच वाली जो लेयर होती है वो मीजोकार्प, एंड देन एंडोकार्प, ऐसे डेवलप हो जाती है, ठीक है। तो इस तरह से है, और यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं, यहाँ पे देख लो, ये एग्जाम्पल दिए हुए हैं। तो ये था सारा चैप्टर। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। अगर इस इंस्टेड यू हैव एनी प्रॉब्लम तो यू कैन आस्क टू मी, आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम है तो। और कोई कुछ समझ में नहीं आया आपको तो कमेंट बॉक्स में कर देना, उस टॉपिक को मैं एक्सप्लेन कर दूंगी। सो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।